हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह आपका स्वामीनाथन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे वेटनरी गायनिकोलॉजी और वेटनरी गायनिकोलॉजी में आज बच्चों क्लास होगी एल्बेंडाजोल 11। ठीक है बच्चों, फटाफट से लाइव आ जाएं। इससे पहले हम क्लास स्टार्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें भाई। आज हम पढ़ने वाले हैं वेटनरी गायनिकोलॉजी। ठीक है बच्चों, हाँ भाई, पशुधन सहायक के ऑफलाइन बैचेस चालू हो गए हैं बच्चों। 1 तारीख से ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं और कल हमारा एक नया बैच जो है वो फाइनली बन के अलग हो जाएगा और फिर नया बैच बनने में थोड़ा आपको पता है 3-4 दिन का टाइम लगता है डेमो क्लासेस में। तो जल्दी से जल्दी जिस बच्चे को भी ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना है वो हमसे संपर्क करे या यहाँ पर आ सकता है। ऑफलाइन बैचेस में डेमो क्लासेस चल रही हैं जो कि फाइनल बैच बन के तैयार हो जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है, तो जो भी बच्चे, और वैकेंसी की खबर तुम्हें पता है आज न्यूज़पेपर में भी आई है कि 1136 पोस्टों पे विज्ञप्ति आने वाली है। और जैसा कि आपको सबकी को पता है इस बार पोस्टें जो हैं पिछली बार की तुलना में काफ़ी कम आ रही हैं। 1136 पोस्टें आ रही हैं तो कंपटीशन काफ़ी हार्ड रहेगा। तो बच्चों अपनी तैयारी दबा के करें, अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, और जो भी बच्चों को ऑफलाइन में क्लासें लेनी है वो फटाफट से एडमिशन ले सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई जानकारी है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बच्चों से। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक शेयर कर दे भाई। सर ऑनलाइन क्लास में फार्माकोलॉजी की क्लास नहीं है। हाँ, फार्माकोलॉजी की क्लास ऑनलाइन में 10 तारीख तक सारी क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है भाई, फार्मा नहीं है और एक सब्जेक्ट है वो बची है सिर्फ। हाँ मीनू चौधरी, बिल्कुल हाँ, आपस में बात कर लो तुम। ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। चलो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, गाय में रेक्टल पाल्पेशन पर फर्मिटस या थ्रिल का पता चलता है। बच्चों ये क्या है, जब प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं, किसमें, गाय के अंदर जब प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, तो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस जो है बच्चों गाय भैंस में कैसे करते हैं, रेक्टल पाल्पेशन के द्वारा करते हैं। ठीक है, रेक्टल पाल्पेशन मतलब रेक्टम में हाथ डालकर। ठीक है, बहुत ही मतलब बिना वेटनरी वालों के लिए तो बहुत ही गंदा काम होता है। ठीक है, तो मतलब कैसे हाथ डालते हो तुम, है ना। वो पशुधन सहायक या हम वेटनरियन वालों को पता है हम कैसे करते हैं और हम शायद उस चीज़ पर गर्व भी करते हैं, हमें कुछ भी बुरा नहीं लगता उसमें, है ना। तो हाथ डाल के हम क्या करते हैं, पालपेट करते हैं। कुछ संरचनाओं को क्या किया जाता है, पालपेट किया जाता है। किसके, अंडाशय के, या तो अंडाशय में कुछ संरचनाओं को स्टार्टिंग में, उसके बाद गर्भाशय में कुछ संरचनाओं को, भ्रूण की संरचनाओं को क्या किया जाता है, पालपेट किया जाता है, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि वो क्या है, प्रेग्नेंट है क्या नहीं है। ठीक है, बताओ कितना टैलेंट है हमारे अंदर, है ना। हाँ, फालतू कोई दवाई यूज ही नहीं करते हम, कोई किट वगैरह A to Z कुछ नहीं, सिर्फ हाथ से ही पता लगा लेते हैं। ठीक है, हाँ तो भाई रेक्टल पाल्पेशन पर हमें क्या पता चलता है, फर्मिटस, क्या बच्चों, फर्मिटस या क्या बोलते हैं, थ्रिल। फर्मिटस और थ्रिल क्या है, सबसे पहले ये बात करें, क्या बच्चों, फर्मिटस या थ्रिल साउंड है। क्या है, फर्मिटस या थ्रिल जो है ये क्या है, आवाज है बच्चों। क्या है, आवाज। और ये आवाज मतलब ये आवाज फील होती है, सुनाई नहीं देती, ये आवाज भी फील होती है। ठीक है, ये फर्मिटस या थ्रिल आवाज जो है वो फील होती है कब, ये किसकी आवाज है, तो बच्चों ये मिडिल यूटेराइन आर्टरी, कौन सी, मिडिल यूटेराइन आर्टरी की आवाज है। किसकी, मिडिल यूटेराइन आर्टरी, जो गर्भाशय को रक्त सप्लाई करती है। क्या, मिडिल यूटेराइन आर्टरी गर्भाशय को रक्त सप्लाई करती है। और ये इस आर्टरी के अंदर बच्चों तीसरे महीने में, कब, 3 मंथ पे, 90 से 120 दिन पे इस आर्टरी के अंदर रक्त सप्लाई बहुत तेज हो जाती है। तो हम जब हाथ डालते हैं तब इस आर्टरी पे हाथ लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खेत में पानी देते हैं ना, पाइप कैसी आवाज करता है, फर फर फर, है ना। अरे पानी निकलता है ना पाइप में तो एक आवाज करता है, पाइप में से पानी जाता है। तो ये आर्टरी भी एक पाइप है और इसमें से आवाज आती है। ठीक है, कैसी, रक्त फ्लो की, है ना, ब्लड फ्लो की आवाज आती है। जब ब्लड फ्लो करता है इसमें बहुत देर से, उसको बोलते हैं फर्मिटस या थ्रिल। ठीक है, तो मिडिल यूटेराइन आर्टरी में 90 से 120 दिन पर रक्त सप्लाई तेज हो जाती है और उसमें
एक अजीब मतलब थ्रिल साउंड आता है या फर्मेटस साउंड आता है। कितने दिन पर आता है? 3 माह में या 90 से 120 दिन पर। क्लियर है भाई? ठीक है, क्लियर है भाई? नेक्स्ट, एजेड टेस्ट व कुबोनी टेस्ट। एजेड टेस्ट व कुबोनी टेस्ट में किस हार्मोन का पता लगाते हैं? फटाफट से देखेंगे। एजेड टेस्ट या कुबोनी टेस्ट में किस हार्मोन का पता लगाते हैं? हाँ, इसमें सॉरी एजेड टेस्ट है सर। कौन सा है? एजेड टेस्ट। तो बच्चों एजेड टेस्ट है क्या, पहले ये देख लें। घोड़ी में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में, किसमें बच्चों? घोड़ी, घोड़ी मतलब मेयर। घोड़ी में क्या? प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, गर्भ परीक्षण के लिए। घोड़ी में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के 2 तरीके हैं और दोनों ही कैसे हैं? लैब के तरीके हैं। कौन कौन से? एक तो कुबोनी टेस्ट और दूसरा कौन सा है बच्चों? एजेड टेस्ट। ये दोनों घोड़ी के अंदर गर्भ परीक्षण के प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के तरीके हैं। कौन से? कुबोनी टेस्ट और एजेड टेस्ट। बच्चों कुबोनी टेस्ट जो है ये रासायनिक टेस्ट है और ये एजेड टेस्ट कैसा है? जैविक टेस्ट है। कैसा है? जैविक। इसमें तो रसायन का उपयोग किया जाता है, इसमें जीव का उपयोग किया जाता है। जैविक मतलब एक जीवन का उपयोग किया जाता है। कुबोनी टेस्ट में तो क्या होता है बच्चों? पेशाब के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन को चेक करते हैं। पेशाब में अगर ईस्ट्रोजन आ रहा है घोड़ी के, इसका मतलब घोड़ी जो है वो प्रेग्नेंट है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं बच्चों? एजेड टेस्ट में, ये जैविक टेस्ट है, इसमें रक्त सीरम में, क्या रक्त सीरम में एक हार्मोन पता लगाते हैं। कौन सा? PMSG, प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन। कौन सा? PMSG हार्मोन देखते हैं। PMSG की फुल फॉर्म क्या है? प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन। अगर रक्त सीरम में PMSG हार्मोन है तो घोड़ी प्रेग्नेंट है। लेकिन इसका कैसे पता लगाते हैं? घोड़ी के रक्त लेंगे और घोड़ी के रक्त को चुईया के अंदर, किसके अंदर? चुईया के अंदर। चूहा होता है ना, चूहा की वाइफ, चुईया। चुईया के अंदर इंजेक्ट करेंगे। अगर चुईया के अंदर फिर उसका पोस्टमार्टम करेंगे, उसकी ओवरी में मल्टीपल ओवुलेशन हुए तो घोड़ी प्रेग्नेंट है। अरे यार ये कौन सा तरीका है? ये पता लगाने के लिए घोड़ी प्रेग्नेंट है, चुईया का बलिदान हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे? घोड़ी प्रेग्नेंट है कि नहीं, घोड़ी का रक्त लिया, रक्त लेके रक्त सीरम को घोड़ी के को चुईया में लगाएंगे और चुईया में लगा के फिर चुईया का पोस्टमार्टम करेंगे और ये देखेंगे चुईया की ओवरी के अंदर, चुईया के अंडाशय के अंदर मल्टीपल ओवुलेशन और हेमरेज हुआ है कि नहीं। अगर उसके अंदर मल्टीपल ओवुलेशन या हेमरेज हुआ है तो घोड़ी प्रेग्नेंट है। इसमें चुईया का क्या दोस्त है भाई? है? हाँ। तो ये जेड टेस्ट जैविक टेस्ट, इसलिए क्या बोलते हैं? जैविक टेस्ट बोलते हैं। कौन सा हार्मोन चेक करते हैं? PMSG हार्मोन। कौन सा? PMSG। रक्त सीरम में PMSG हार्मोन का पता लगाते हैं। PMSG क्या है? प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन। कौन सा है? प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये टेस्ट है घोड़ी के अंदर भाई। नेक्स्ट, रुमंती जानवरों में प्लेसेंटा का प्रकार है। प्लेसेंटा क्या होता है बच्चों? भ्रूण तथा मां के मध्य कार्य की इकाई, जिसमें भ्रूण और मां के मध्य पोषक तत्वों का या कुछ अलग तत्वों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, जिससे भ्रूण को न्यूट्रिशन सप्लाई होती है, रक्त सप्लाई होती है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है। ठीक है। तो वो जो भ्रूण और मां के मध्य है, मां के गर्भाशय के मध्य कार्य की इकाई या फिजियोलॉजिकल यूनिट है, उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है। तो प्लेसेंटा कितने प्रकार के होते हैं? डिफ्यूज प्लेसेंटा, कोटिलेडरी प्लेसेंटा, जॉनरी प्लेसेंटा और डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। ठीक है। अब बात करें किस टाइप का प्लेसेंटा किस जंतु में पाया जाता है, तो बच्चों डिफ्यूज प्लेसेंटा एक्चुअली कोरियन, ये प्लेसेंटा का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? ये किया गया है कि कोरियन के ऊपर जो मां की लेयर है कोरियन, उस पर विल्लाई का अरेंजमेंट कैसा है? कैसा? विल्लाई। ठीक है, हेयर लाइक। अगर विल्लाई पूरे में फैली हुई है तो डिफ्यूज, एक जगह पे गुच्छा बना रही है तो कोटिलेडनरी, एक ही जोन में पाई जाती है बस तो जोनरी, और डिस्क शेप में हो गई है ये कोरियन तो डिस्कोइडल प्लेसेंटा। इस प्रकार से प्लेसेंटा के 4 प्रकार होते हैं। तो डिफ्यूज प्लेसेंटा किस में पाया जाता है बच्चों? याद रखना, डिफ्यूज प्लेसेंटा किस में? सूअर में, घोड़ी में और ऊंटनी में। डिफ्यूज प्लेसेंटा किस में? सूअर में, घोड़ी में, ऊंटनी में। कोटिलेडनरी प्लेसेंटा किस में? रूमंथी जानवरों में, गाय में, भेड़ में, भैंस में, बकरी में। कैसा?
कोटिलेडनरी प्लेसेंटा। जॉनरी प्लेसेंटा किसमें बच्चों? जॉनरी प्लेसेंटा कैनाइंस में, कुतिया में, बिल्ली में, कौन सा? जॉनरी प्लेसेंटा। और डिस्कॉइडल प्लेसेंटा किसमें? डिस्कॉइडल प्लेसेंटा हमारे में, मतलब मनुष्य में। हमारे में क्यों होगा भाई, है ना, मनुष्य में मतलब मादा में, ठीक है। हाँ, तो डिस्कॉइडल मनुष्य के अंदर, जॉनरी प्लेसेंटा कैनाइंस में, कुत्ता बिल्ली में, कोटिलेडनरी रूमंथी में, एंड डिफ्यूज प्लेसेंटा सुअर घोड़ा ऊंटनी में। कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है? डिफ्यूज प्लेसेंटा पाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कट याद रखना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, इंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। अब ये क्या है? वो 4 प्रकार हैं और यहां पे भी 4 प्रकार हैं। प्लेसेंटा के टोटल 8 प्रकार होते हैं। एक तो किसके आधार पर? कोरियोन के ऊपर विल्लाई का किस प्रकार से वितरण है, इस आधार पर डिफ्यूज, कोटिलेडनरी, जॉनरी और डिस्कॉइडल। अब मां की और भ्रूण की कौन सी संरचनाएं आपस में कनेक्टेड हैं, इस आधार पर भी 4 प्रकार का एपिथीलियोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, इंडोथीलियोकोरियल और हीमोकोरियल 4 प्रकार के प्लेसेंटा होते हैं। कौन कौन से? एपिथीलियोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, इंडोथीलियोकोरियल और हीमोकोरियल। ये पूछ रहा है इंडोथीलियोकोरियल किसमें पाया जाता है। तो बच्चों देखो, जिसमें डिफ्यूज होगा ऐसे याद रख लेना, पहला डिफ्यूज और पहला एपिथीलियोकोरियल, ठीक है। दूसरा कौन सा है? कोटिलेडनरी, तो कोटिलेडनरी में सिंडेस्मोकोरियल, ठीक है। तीसरा कौन सा है? जॉनरी, जॉनरी में होगा इंडोथीलियोकोरियल और डिस्कॉइडल, इसमें होगा हीमोकोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं ऐसे याद रखना, डिफ्यूज, कोटिलेडनरी, जॉनल, डिस्कॉइडल या एपिथीलियो, सिंडेस्मोकोरियल, इंडोथीलियोकोरियल और हीमोकोरियल। तो कौन सा पूछ रहा है? इंडोथीलियोकोरियल किसमें होगा? इंडोथीलियोकोरियल किसमें होगा? जिसमें जॉनरी होगा उसमें इंडोथीलियोकोरियल होगा। और जॉनरी किसमें होता है? कुतिया बिल्ली में, कैनाइंस में, तो कुतिया में होगा इंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा, ठीक है भाई। हाँ, इंडो जॉनरी, मीनू चौधरी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बीच में, हाँ बिल्कुल कुतिया में होगा। नेक्स्ट, स्प्लिट हीट या फॉल हीट देखने को मिलती है। पशुओं में हीट के लक्षण क्या हैं? जब पशु हीट में आता है या गर्मी में आता है, ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक लक्षण, भाई गर्मी में आएगा पशु तो कुछ लक्षण तो सब में कॉमन है। बच्चे बोलते हैं सर आपने वो नहीं लिखाया कि पशु जो है वो नर पशु की तरफ आकर्षित होगा। मैंने कि पागल, ये तो सारे पशुओं में दिखेगा। पशु गर्मी में आएगा तो पशु उत्साहित होगा थोड़ा सा, ठीक है, ये तो सी है, ठीक है, पशु के अंदर उत्साहित होगा। पशु के अंदर पशु जो है वो नर पशु की तरफ आकर्षित होगा, ये भी नॉर्मल सी बात है, ठीक है, क्योंकि भाई हीट में आया तो नर पशु की तरफ आकर्षित होगा, ठीक है। पशु जो है वो एक दूसरे पशु के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, तो ये भी नॉर्मल सी बात है, ये सभी पशुओं में ये चीजें देखने को मिलती हैं। बाकी कुछ स्पेसिफिक लक्षण, जैसे किसी में प्रोस्ट्रस ब्लीडिंग, किसी में साइलेंट हीट, किसी में प्रोमेटिस्ट्रस ब्लीडिंग, ठीक है, किसी में राइडिंग टेस्ट, इस प्रकार के कुछ स्पेसिफिक लक्षण अलग अलग पशुओं में देखने को मिलते हैं। तो स्प्लिट हीट या फॉल हीट, तो स्प्लिट मतलब टूटी हुई हीट, फॉल हीट क्या होती है? तो बच्चों घोड़ी में क्या होता है, किसमें? घोड़ी में फॉलिंग के बाद, फॉलिंग मतलब, अरे घोड़ी में फॉलिंग का मतलब क्या है? फॉलिंग मतलब घोड़ी में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? फॉलिंग कहलाती है। घोड़ी में बच्चा देने के बाद घोड़ी 10 दिन बाद ही किस में आ जाती है? हीट में आ जाती है। घोड़ी बच्चा देने के बाद दोबारा 10 दिन में ही हीट में आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? फॉल हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल हीट या स्प्लिट हीट बोलते हैं, ठीक है। तो स्प्लिट हीट या फॉल हीट देखने को मिलती है किसमें? घोड़ी में देखने को मिलती है बच्चों, किसमें? घोड़ी में। और एक होती है साइलेंट हीट, किसमें देखने को मिलती है? तो याद रखना साइलेंट हीट जो है, साइलेंट हीट किसमें? भैंस में देखने को मिलती है। बिल्कुल भाई, कीर्तिका शर्मा मेयर, पीडी दानोतिया मेयर में, मीनू चौधरी यही से क्वेश्चन बने, पूजा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइडिंग टेस्ट किया जाता है, वही पशु को पता लगाने के लिए हीट में है या नहीं है, उसके लिए टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट? राइडिंग टेस्ट। कौन सा बच्चों? राइडिंग टेस्ट करते हैं। राइडिंग टेस्ट का मतलब क्या है? पशु को गर्मी में है कि नहीं है, क्या पता लगाने के लिए? पशु जो है वो गर्मी में है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? राइडिंग टेस्ट करते हैं। किसमें करते हैं? सुगरी में करते हैं। सुगरी में उसकी पीठ पर हाथ रखने पर
उसकी कहां पे हाथ रखते हैं, उसकी पीठ पर हाथ रखने पर, क्या बच्चों, उसके पीठ पर हाथ रखने पर वह बैठ जाती है। क्या होती है, वह बैठ जाती है। इससे पता लगाते हैं कि वह हीट में आ रखी है। तुम उसकी पीठ पे जैसे ही हाथ रखोगे वो बैठ जाएगी, हल्का सा भी हाथ रखोगे तो वो बैठ जाती है। इससे क्या पता लगता है कि सुगरी जो है वो किस में आ रखी है, हीट में आ रखी है। क्या, सुगरी जो है वो हीट में आ रखी है भाई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, राइडिंग टेस्ट। उसकी पीठ पर हाथ रखने पर वो बैठ जाती है। तो किस में बच्चों, सुगरी किसको बोलते हैं, बोर, BOAR होता है, बोर, मेयर, सो, सैंड। तो सुगरी किसको बोलते हैं भाई, सो, ठीक है। जवान सुगरी को क्या बोलते हैं, सो बोलते हैं, और जवान सुअर को क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं, ठीक है। तो सो के अंदर क्या, राइडिंग टेस्ट किया जाता है, ठीक है भाई। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर दो भाई, तुम्हारे कमेंट्स पढ़ लेता हूं। मोनू नागर, पूजा आपके टेस्ट में कितने नंबर आए हैं बेटा, तेरे को क्या करना, तेरे कितने आए। मीनू चौधरी 100, क्रिस बेनीवाल, दिव्या शर्मा LA से पिग में किया। अच्छा, राइडिंग टेस्ट पिग में, हाँ बिल्कुल सही, पिग में 100। ये टमाटर भेज रहा है, लीची भेज रहा है, टमाटर है क्या है, अमरूद है, सेब है, और कुछ अमरूद भेज रहा है मोनू नागर। बेटा ये तो मज़े ही ले रहा दी से, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। बफेलो में साइलेंट हीट, बिल्कुल। अनिल कुमार C, ठीक है। हाँ, वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर कर दो भाई, जितने भी ग्रुप्स हैं तुम्हारे पास उसमें एक बार शेयर कर दो भाई, मज़ा आ जाएगा पढ़ाने में, ठीक है। माही ऑफिशियल, दीपशिका चौधरी, बिल्कुल भाई। चलो, कमल सिंह, ग्रेट सर जी, थैंक यू। पंकज पाटीदार, सर जी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए भेज रहा है। किसको बनानी है सब्जी भाई, और इस समय कौन सब्जी बनाता है, चलो कोई बात नहीं, बनाओ सब्जी बनाओ, हम पढ़ते हैं। राइडिंग टेस्ट किस में किया जाता है, हो गया भाई। नेक्स्ट, स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण काल की अवधि है। स्टेज ऑफ एम्ब्रियो की कितनी अवधि होती है, तो बच्चों बात करें किसकी, गर्भकाल की। किसकी, गर्भकाल। गर्भकाल को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। गर्भकाल की जो अवधि है उसको 3 भागों में बांटा गया है। गर्भकाल को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पहला क्या है, स्टेज ऑफ जाइगोट। क्या, स्टेज ऑफ जाइगोट, ठीक है। दूसरा है स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, और तीसरा क्या है, स्टेज ऑफ फीटस। क्या है बच्चों, स्टेज ऑफ फीटस। मतलब गर्भकाल जितने भी दिन होता है उस गर्भकाल को 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में गर्भकाल को। स्टेज ऑफ जाइगोट, स्टेज ऑफ एम्ब्रियो और स्टेज ऑफ फीटस। मतलब कितने दिन जाइगोट रहेगा, या स्टेज ऑफ ओवम। तो बच्चों स्टेज ऑफ जाइगोट या स्टेज ऑफ एम्ब्रियो ये होता है 0 से 12 दिन। कितना, 0 से 12 दिन स्टेज ऑफ जाइगोट। स्टेज ऑफ एम्ब्रियो ये होता है बच्चों 13 से 45 दिन। कितना, 13 से 45 दिन। और स्टेज ऑफ फीटस ये कितना होता है, 45 दिन से जब तक प्रसव होगा तब तक उसको क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। मतलब ये है कि जो बच्चा है, कौन, जो बच्चा पेट में है उसको फीटस कब बोलेंगे, 45 दिन बाद उसको फीटस बोलेंगे। 13 से 45 दिन तक उसको एम्ब्रियो बोलेंगे, और 13 से पहले क्या बोलेंगे, उसको जाइगोट बोलेंगे। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत को नहीं, चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जाइगोट कब बोलेंगे, एम्ब्रियो कब बोलेंगे, और फीटस कब बोलेंगे। एक चीज है बच्चों, एम्ब्रियो और फीटस की बात करें, किसकी, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो और फीटस में अंतर क्या है, एम्ब्रियो और फीटस में अंतर क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है हिंदी में। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी इसको भी भ्रूण बोलते हैं और इसको भी भ्रूण बोलते हैं हिंदी में दोनों ही सेम है, ठीक है।
हिंदी में इसको भी भ्रूण बोलते हैं और इसको भी भ्रूण बोलते हैं। तो क्या अंतर है एम्ब्रियो और फीटस में? ठीक है, एम्ब्रियो को भी भ्रूण और फीटस को भी भ्रूण। तो सुन लो भाई, एम्ब्रियो और फीटस में क्या अंतर है। एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियो को देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि यह किस स्पीसीज का है। क्या? एम्ब्रियो को देखकर यह नहीं बताया जा सकता ये किस स्पीसीज का है, गाय का बच्चा है, भैंस का बच्चा है, भेड़ का बच्चा है या बकरी का बच्चा है, ये नहीं बता सकते एम्ब्रियो को देखकर, डिफरेंशियल नहीं कर सकते। फीटस को देखकर यह बताया जा सकता है, बाहर से देखकर ये किस स्पीसीज का है। ठीक है भाई, तो ये अंतर है कि एम्ब्रियो को देखकर स्पीसीज नहीं पता लगती, फीटस को देखकर स्पीसीज पता लग जाती है। या फिर ऐसे कह सकते हैं 45 दिन से बाद के बच्चे को फीटस बोलते हैं और 45 दिन से पहले के बच्चे को एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा इसमें 13 से 45 दिन, आंसर हो जाएगा बी। ओके, प्रसव की किस अवस्था में बच्चे का जन्म होता है? ठीक है, प्रसव की किस अवस्था में बच्चे का जन्म होता है? तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हो तुम, ठीक है। प्रसव की अवस्था पढ़ रहे हैं बच्चों, क्या? प्रसव की अवस्था, प्रसव की अवस्था, स्टेज ऑफ पार्चुरेशन। क्या? प्रसव की अवस्था या क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ पार्चुरेशन। प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बच्चों प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? प्रसव की 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था। प्रसव की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? 4 अवस्थाओं में प्रसव। प्रसव कितनी अवस्थाओं में कंप्लीट होता है? तो याद रखना, बच्चा 4 अवस्थाओं में, या प्रसव की क्रिया जो है वो 4 अवस्थाओं में कंप्लीट होती है। बच्चों याद रखना, क्लियर कट क्वेश्चन पूछाएगा। प्रसव की प्रथम अवस्था में क्या होता है? सर्विक्स का मुंह खुलता है। सर्विक्स का मुंह खुलना किस अवस्था में? प्रथम अवस्था में सर्विक्स का मुंह खुलता है। द्वितीय अवस्था में बच्चा बाहर आता है, बच्चे का जन्म होता है। क्या बच्चों? बच्चे का जन्म किस अवस्था में होता है? द्वितीय अवस्था में होता है। तृतीय अवस्था में जेर गिरती है। जेर का गिरना, जेर का गिरना, क्या? जेर जो है, प्लेसेंटा जो है वो गिरेगा कौन सी अवस्था में? तीसरी अवस्था में जेर गिरती है। और चतुर्थ अवस्था में गर्भाशय अपनी सामान्य अवस्था में आता है, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। क्या? इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, ये कौन सी अवस्था में? चतुर्थ अवस्था में। क्लियर है भाई? दोबारा देख लो भाई, प्रसव की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ पार्चुरेशन। प्रसव जो है 4 अवस्थाओं में होता है। कितनी अवस्थाएं? पहले तो याद रखना बच्चों, प्रसव की 4 अवस्थाएं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था। प्रथम अवस्था में सर्विक्स का मुंह खुलेगा पहले, द्वितीय अवस्था में सर्विक्स का मुंह खुल गया तो बच्चा बाहर आएगा, तीसरी अवस्था में बच्चा बाहर आ गया तो जेर गिरेगी, और चौथी अवस्था में जेर गिर गई तो गर्भाशय जो है वो अपनी सामान्य स्थिति में आएगा। ठीक है, ये अवस्था जिसको क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, 4th अवस्था। ठीक है, तो बच्चे का जन्म कौन सी अवस्था में हो रहा है बच्चों? बच्चे का जन्म द्वितीय अवस्था में होता है। कितनी, कौन सी अवस्था में? द्वितीय अवस्था में। प्रथम अवस्था कितने देर चलती है? द्वितीय अवस्था टाइम, इनका टाइम भी एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। क्या? टाइम भी पूछा जाता है, बिल्कुल याद रखना। प्रथम अवस्था कितनी देर चलती है? 2 से 6 घंटे प्रथम अवस्था चलती है। किसके अंदर? गाय के अंदर बता रहा हूं मैं। ठीक है भाई, गाय के अंदर प्रथम अवस्था 2 से 6 घंटे, 30 से 60 मिनट। कौन सी? बच्चे का जन्म होता है। द्वितीय अवस्था कितनी देर तक? 30 से 60 मिनट तक। ठीक है, चौथी अवस्था 1 से द्वितीय अवस्था 6 से 12 घंटे तक चलती है, तृतीय अवस्था। और चौथी अवस्था 45 दिन की होती है। कितने दिन की? 45 दिन की। ठीक है, गर्भाशय अपनी सामान्य अवस्था में 45 दिन में आता है। तो बिल्कुल क्लियर कट याद रखना, गाय में कौन सी अवस्था कितने दिन तक? पहली अवस्था 2 से 6 घंटे गाय के अंदर, द्वितीय अवस्था 30 से 60 मिनट, तृतीय अवस्था 6 से 12 घंटे और चौथी अवस्था कितनी बच्चों? 45 दिन की होती है। सुरेश डांगी, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का खुलना या सर्विक्स का चौड़ा होना, एक्सपल्सन ऑफ फीटस, एक्सपल्सन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक्सपल्सन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन,
नहीं बोलेंगे, तीसरी अवस्था में, है ना, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, है ना, एंड फोर्थ अवस्था इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। ओके, नेक्स्ट प्रसव की सबसे छोटी अवस्था है। अब मैंने अभी 4 अवस्था बताई बच्चों तुम्हें, और चारों अवस्था के टाइम बताए, ठीक है, चारों के देखो, पहली अवस्था 2 से 6 घंटे, तीसरी 30 से 60 मिनट, दूसरी 30 से 60 मिनट की होती है, बाकी सभी घंटे में दोनों, और ये 45 दिन की है। तो सबसे छोटी कौन सी अवस्था है? सेकंड अवस्था जो है वो सबसे छोटी है बच्चों, 30 से 60 मिनट की है, जिसमें बच्चे का जन्म होता है। तो बच्चे का जन्म किस अवस्था में होता है? द्वितीय अवस्था में बच्चे का जन्म होता है। कौन सी अवस्था में? द्वितीय अवस्था में बच्चे का जन्म होता है। और यही अवस्था जो है बच्चों, द्वितीय अवस्था में क्या होता है? बच्चे का जन्म, क्या बच्चे का जन्म द्वितीय अवस्था में होता है। और याद रखना सबसे छोटी अवस्था है, बच्चे के जन्म में ज्यादा टाइम नहीं लगता, है ना। तो ये सबसे छोटी अवस्था है गाय के अंदर। तो ये किसमें बच्चों? गाय के अंदर ये अवस्था कितनी होती है? आधे घंटे से 1 घंटे, 30 से 60 मिनट। और घोड़ी के अंदर बच्चों, इसमें घोड़ी के अंदर कितनी होती है? 15 मिनट से 30 मिनट तक घोड़ी में होती है। दोनों डाटा याद रखना, खूब पूछे जाते हैं। गाय में द्वितीय अवस्था कितने देर तक? 30 से 60 मिनट तक। और घोड़ी में बच्चे का जन्म या द्वितीय अवस्था 15 से 30 मिनट की होती है, जिसमें बच्चे का जन्म होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, गाय में चतुर्थ अवस्था की अवधि है। तो बच्चों कौन सी पूछ रहा है? फोर्थ अवस्था, फोर्थ स्टेज। गाय में जो फोर्थ स्टेज है, ठीक है, उसकी कितनी अवधि होती है? ठीक है, तो फोर्थ स्टेज में क्या होता है? गर्भाशय अपनी सामान्य स्थिति में आता है। अरे बच्चा बाहर आया है, गर्भाशय फूल के गुब्बारा हो रखा था। नहीं भाई, अरे गर्भाशय में बच्चा था तो गर्भाशय काफी बड़ा चौड़ा लंबा हो रखा था, और प्रेगनेंसी हुई है तो गर्भाशय ने कई सारे अपने टिश्यू तोड़े हैं। ठीक है, तो प्रसव के बाद गर्भाशय दोबारा अपने आप को रिपेयर करता है, दोबारा सामान्य अवस्था में आता है, क्योंकि दोबारा उसको बच्चा पैदा करना है। ठीक है, तो गर्भाशय अपनी सामान्य अवस्था में आना इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस कहलाता है। तो ये फोर्थ स्टेज में क्या होता है? गर्भाशय का अपनी सामान्य अवस्था में आना, अपनी सामान्य अवस्था में आना, गर्भाशय का अपनी सामान्य अवस्था में आना, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। क्या बोलते हैं बच्चों? इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। और ये कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। और याद रखना बच्चों, ये सबसे बड़ी अवस्था है। क्या? सबसे बड़ी अवस्था है चारों में। सबसे छोटी दूसरी थी, और ये सबसे बड़ी अवस्था है। ठीक है, गाय के अंदर कितने दिन चलती है? 45 दिन की होती है। 40 से 45 याद कर लेना। गाय के अंदर तो ये 45 दिन की होती है। घोड़ी में पूछ ले बच्चों, किसमें? घोड़ी में। तो घोड़ी में याद रखना ये 8 से 12 दिन की होती है बस। कितनी? 8 से 12 दिन में घोड़ी का यूट्रस जो है वो सामान्य हो जाता है, लेकिन गाय का नहीं होता। गाय का 45 दिन के बाद गर्भाशय जो है वो सामान्य होता है, मतलब दोबारा से प्रेगनेंसी लायक हो जाता है। ठीक है, फोर्थ स्टेज जो है वो गाय में 45 दिन में, घोड़ी में जल्दी हो जाती है 8 से 10 या 8 से 12 दिन में। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? चतुर्थ अवस्था जो है वो 40 से 45 दिन आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा बच्चों? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट। यूटेराइन इनर्शिया सबसे अधिक देखने को मिलता है। क्या बच्चों? यूटेराइन इनर्शिया। यूटेराइन इनर्शिया क्या होता है? जब बच्चे का जन्म होता है। किसका? बच्चे का जन्म। याद रखना बच्चों, बच्चे का जन्म होता है तो आपको पता है गर्भाशय में, क्या गर्भाशय में तेज संकुचन होते हैं। गर्भाशय में क्या होते हैं? तेज संकुचन। गर्भाशय में क्या होते हैं? संकुचन। भाई जब बच्चे का जन्म होगा तो गर्भाशय संकुचित करेगा और बच्चे को बाहर धकेलेगा। क्या करेगा? बाहर धकेलेगा। ठीक है, अब बाहर धकेलते 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 गर्भाशय कई बार क्या होता है? थक जाता है और संकुचन गर्भाशय में बंद हो जाते हैं। तो इन संकुचन का क्या हो जाना? बंद हो जाना क्या कहलाता है? यूटेराइन इनर्शिया कहला जाता है। ठीक है, या फिर गर्भाशय का थक जाना। प्रसव के समय गर्भाशय का थक जाना क्या कहलाता है? यूटेराइन इनर्शिया कहलाता है। फिर बच्चा बाहर नहीं आएगा। बच्चा बाहर नहीं आएगा तो डिस्टोकिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसव में अवरोध हो जाएगा। तो यूटेराइन इनर्शिया जो है बच्चों सबसे अधिक किसमें देखने को मिलता है? तो सुगरी के अंदर। किसमें? ये बीमारी सबसे ज्यादा सुगरी में देखने को मिलती है। और सुगरी में डिस्टोकिया का मुख्य कारण क्या है? यूटेराइन इनर्शिया है। सुगरी में बच्चे बाहर नहीं आ रहे हैं क्योंकि सुगरी एक बच्चा बाहर निकाल दिया। भाई सुगरी का गर्भाशय करे तो करे क्या? नहीं बात समझ में आई? एक निकाल दिया, 2 निकाल दिए, लाइन लगा देती है, 12 12 13 14 14 बच्चे दे रही है। तो भाई गर्भाशय की एक लिमिट है ना।
थक जाता है बेचारा, वो भी क्या करे, हैं। तो सुगरी में डिस्टोकिया का मुख्य कारण क्या है, यूटेराइन इनर्शिया, मतलब गर्भाशय का थक जाना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य प्रस्तुति आसन तथा पोस्चर है। अब देखेंगे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और गायनी का सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार पूछा जाएगा। इसमें से एक चीज, प्रस्तुति आसन तथा पोस्चर, तीनों में से पूछा जाता है कि इसका मतलब यह है कि जो भ्रूण है, जो बच्चा जो है, वो मां के अंदर कैसे होता है, क्या लटका हुआ होता है गर्भाशय में, क्या सोया हुआ होता है, उसकी प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर क्या होता है। तो पहले देख लेते हैं, इधर आओ। देखो बच्चों, पहले समझते हैं इसको। ये गाय है, ठीक है, ये गाय है, मान के चलते हैं ये गाय है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत ऐसी ही होती है ना गाय। अब गाय के अंदर जो बच्चा है, ठीक है, वो कैसे होगा, पहले बात करें उसका मुंह कहां होगा। तो बच्चों देखो, गाय के अंदर बच्चे का मुंह जो है वो किस साइड होगा, वेजाइना, योनि की साइड होगा, पूंछ की तरफ होगा। तो ये तो बच्चे का मुंह है और ये शरीर है, ठीक है, और पीछे के पैर पीछे की तरफ होंगे, ठीक है, और आगे के पैर आगे की तरफ होंगे, और सिर जो है वो दोनों पैरों के नी जॉइंट के बीच में रखा होगा, मतलब ऐसे। ठीक है, बच्चा जो है वो ऐसे होगा और पीछे के पैर पीछे होंगे, पीछे खींचे हुए। ठीक है, तो ये जो है भ्रूण की सामान्य अवस्था होती है किसके अंदर, गर्भाशय के अंदर। क्या गाय का मुंह किस साइड होगा, वेजाइना, योनि की साइड होगा, आगे के पैर आगे की तरफ होंगे, पीछे के पैर पीछे की तरफ होंगे, और जो सिर जो है वो कहां होगा, सिर कहां होगा, आगे के दोनों पैरों के बीच नी जॉइंट पर होगा, और गाय की बच्चे का कशेरुक दंड मां के कशेरुक दंड की तरफ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब देखो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल, एंटीरियर मतलब गाय का मुंह, बच्चे का मुंह योनि की तरफ, तो क्या बोलेंगे एंटीरियर। अब बच्चे का मुंह घूम के इधर आ जाए गाय के मुंह की तरफ तो हो जाएगा पोस्टीरियर। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल, डोर्सोसैक्रल, बच्चे की डोर्सल सरफेस मां के सैक्रम की ओर, मां की सैक्रम हड्डी है। अरे भाई, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल इसका मतलब क्या है, कहां गया ये, एंटीरियर, एंटीरियर मतलब बच्चे का मुंह आगे की तरफ है ना, मतलब योनि की साइड में। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल मतलब बच्चा लंबा है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन तो हो जाएगी एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल। पोजीशन डोर्सोसैक्रल, डोर्सोसैक्रल मतलब बच्चे की डोर्सल सरफेस, डोर्सल सरफेस मतलब पीठ मां की सैक्रम हड्डी की तरफ, मां की सैक्रम हड्डी की तरफ है, तो क्या बोलेंगे डोर्सोसैक्रल, तो क्या हो जाएगा आसन, आसन हो जाएगा डोर्सोसैक्रल। और पोस्चर क्या होगा, आगे के पैर आगे की ओर और पीछे के पैर पीछे की ओर, सिर पीछे के पैरों के नी जॉइंट में, सिर पीछे के पैरों में थोड़ी ना होगा भाई। तो एक बार ढंग से पढ़ लो, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल होगी, बिल्कुल सही है। डोर्सोसैक्रल होगी, आगे के पैर आगे की ओर होंगे, पीछे के पैर पीछे की ओर होंगे, और सिर आगे के पैरों के बीच में होगा। तो बिल्कुल सी आंसर जो है बिल्कुल सही है भाई इसमें। कि बच्चे की सामान्य प्रस्तुति क्या होगी, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल होगी। क्या होगी, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल होगी। ठीक है, पोजीशन क्या होगी, डोर्सोसैक्रल होगी, आगे के पैर आगे की ओर होंगे, पीछे के पैर पीछे की ओर, सिर आगे के पैरों के बीच में होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा सी, या ये पोस्टीरियर है ना, तो आंसर ये हो जाएगा भैया ना, सिर पीछे के पैरों के नी जॉइंट के बीच में, पीछे के पैरों पे नहीं होगा भाई। ठीक है, तो ये अगर एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल होता है तो आंसर सी हो जाएगा, नहीं तो आंसर कोई नहीं बैठेगा इसमें। ठीक है, सभी सही नहीं होंगे। अगर ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल, डोर्सोसैक्रल, आगे के पैर आगे की ओर, पीछे के पैर पीछे की ओर, सिर आगे के पैरों के बीच में, तो आंसर होगा सी। डॉग सिटिंग कंडीशन क्या होती है। अब बच्चों क्वेश्चन है डॉग सिटिंग कंडीशन, कुत्ता बैठता है ऐसे बच्चा बैठ जाए गर्भाशय में, उसको बोलते हैं डॉग सिटिंग कंडीशन। ठीक है, अब कुत्ता कैसे बैठता है,
चलो देखो, कुत्ता बैठना हुआ देखना, आज गली में कुत्ते होंगे ना 2-4 तुम्हारी में, तो देखना भाई कुत्ता कैसे बैठता है। अब डॉग सिटिंग कंडीशन कैसी होती है बच्चों, देखना कुत्ता, डॉग सिटिंग मतलब कुत्ते के जैसे, कुत्ता कैसे बैठता है मैं बताऊं। मुंह इधर होगा बच्चे का, ये हो गया शरीर, कुत्ते के जो पैर हैं, आगे के पैर तो आगे करके बैठता है, वो आगे के पैर तो कुत्ता आगे करके बैठता है, और पीछे के पैर पीछे नहीं करता, पीछे के पैर भी आगे करके बैठता है। ये होती है डॉग सिटिंग कंडीशन। क्या होती है, डॉग सिटिंग कंडीशन होती है। तो डॉग सिटिंग कंडीशन में क्या बदलाव हुआ, भ्रूण आगे के पैर आगे ही है, मुंह इधर है, सब कुछ है, लेकिन पीछे के पैर पीछे होने चाहिए थे, तो बाइलेटरल हिप एक्सटेंशन होना चाहिए था। भाई पीछे के पैर पीछे खिंचे हुए होंगे तो क्या बोलेंगे, बाइलेटरल, बाइलेटरल मतलब दोनों, बाइलेटरल हिप एक्सटेंशन, खिंचे हुए को बोलते हैं, पीछे की तरफ होते हैं जब एक्सटेंशन बोलते हैं, लेकिन ये कैसे हैं, ये फ्लेक्शन है, कैसे हैं, फ्लेक्शन। तो क्या हो गया, पीछे के हिप फ्लेक्शन हो गया। तो बच्चों क्या बोलेंगे इसको, डॉग सिटिंग कंडीशन में क्या होता है, बाइलेटरल हिप फ्लेक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, बाइलेटरल हिप फ्लेक्शन मतलब पीछे के पैर पीछे नहीं होते, पीछे के पैर आगे होते हैं डॉग सिटिंग कंडीशन में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो भाई फटाफट, सरल क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दो भाई। हाँ भाई क्या होता है, फटाफट बताओ भाई। हाँ क्या था क्वेश्चन, मृत भ्रूण को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बाहर निकालना। क्या, मृत भ्रूण को, अंदर भ्रूण जो है वो बच्चा मर गया है और वो बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसको काटकर, शरीर को, पशु के शरीर में छेड़खानी नहीं करेंगे, क्या हुआ, उसके शरीर को काटकर बच्चे के को, ठीक है, बच्चे के शरीर को 6 भागों में काटा जाता है, याद रखना बच्चों। तो उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ट्रैक्शन। फोर्स ट्रैक्शन मतलब होता है रस्सी बांध के खींचते हैं ना, कि बच्चे को बांध दिया रस्सी से और बाहर ट्रैक्टरों से खींच रहे हैं, तो वो होता है फोर्स ट्रैक्शन। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन मतलब ऑपरेशन करके बाहर निकालना, रोटेशन मतलब बच्चे को घुमा फिरा के देख रहे हैं कि भाई बच्चा एक बार घूम जाए तो उसको बाहर निकाल लें। फीटोटॉमी, क्या बोलेंगे, फीटोटॉमी का मतलब क्या होता है, बच्चे को, भ्रूण को काट काट के बाहर निकालना। क्या होगा, मृत भ्रूण को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बाहर निकालना क्या कहलाता है, फीटोटॉमी कहलाती है। फीटोटॉमी में एक यंत्र का, एक मशीन का उपयोग करते हैं। यंत्र मतलब एक तार होता है, उस तार को योनि के थ्रू गर्भाशय में डालते हैं, उस मशीन को क्या बोलते हैं, याद रखना बच्चों, फीटोटॉम बोलते हैं। कि फीटोटॉमी किसकी सहायता से की जाती है, फीटोटॉम की सहायता से की जाती है। और बच्चे को कितने भागों में काटते हैं, तो याद रखना बच्चे को 6 भागों में काटा जाता है। कितने भागों में, बच्चे के कितने टुकड़े किए जाते हैं, तो बच्चे के 6 टुकड़े किए जाते हैं। कितने, 6 टुकड़े किए जाते हैं। एक गर्दन पे एक कट, एक हाथ, दो कट, एक छाती पे और ये दोनों पैरों पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे 6 कटों में, 6 भागों में 6 टुकड़े किए जाते हैं बच्चे के। किसमें बच्चों, फीटोटॉमी में। भ्रूण का गर्भाशय में सूख जाना कहलाता है। क्या, भ्रूण का गर्भाशय में सूख जाना कहलाता है। 2 कंडीशनें होती हैं बच्चों, 2 परिभाषाएं हैं जो तुमने पढ़ी होंगी, एक बार मैं बता देता हूं। एक होती है मम्मीफिकेशन, क्या, मम्मीफिकेशन, और एक होती है मैसेरेशन। मैसेरेशन क्या होती है दोनों, सुनना। मम्मीफिकेशन में क्या होता है, मम्मीफिकेशन में रक्त आपूर्ति, रक्त सप्लाई जो है वो भ्रूण की बंद हो जाती है।
ठीक है, गर्भाशय में रक्त आपूर्ति या भ्रूण की रक्त आपूर्ति किसी भी कारण से क्या हो जाती है, बंद हो जाती है और भ्रूण को सूख कर मर जाता है। भ्रूण जो है उसको रक्त आपूर्ति नहीं मिलेगी, भ्रूण को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो भ्रूण को खाना पीना कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वो सूख कर मर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। भ्रूण एक हड्डियों का ढांचा बचता है गर्भाशय में, इसको क्या बोलते हैं, मम्मीफिकेशन बोलते हैं। मैसीरेशन में क्या होता है बच्चों, मवाद बनाने वाले जीवाणु, कौन से जीवाणु, जो मवाद बनाते हैं, पस बनाते हैं, ये गर्भाशय में प्रवेश कर जाते हैं और भ्रूण को घोल देते हैं। मवाद बनाने वाले जीवाणु गर्भाशय में प्रवेश कर जाते हैं और भ्रूण को घोल देते हैं और पूरा भ्रूण जो है घुल जाता है, हड्डियां उस घोल में तैरती हुई दिखाई देती हैं। तो इसमें तो सूखा है और उसमें घोल दिया है, ठीक है, तो इसको मम्मीफिकेशन, उसको मैसीरेशन बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, योनि से बदबूदार पदार्थ, तरल पदार्थ जो है वो बाहर निकलता है, किसमें, इसमें निकलता है, और हाथ लगाने पर चर चर की आवाज आती है या कागज की सी आवाज आती है। क्यों, क्योंकि वो हड्डियां जो हैं वो घुल चुकी हैं, किसमें, तरल में। तो भ्रूण का गर्भाशय में सूख जाना क्या कहलाएगा बच्चों, मम्मीफिकेशन कहलाता है। आंसर क्या है, ए आंसर हो जाएगा, मम्मीफिकेशन कहलाता है। प्रियंका धीरू, हेलो सर, हेलो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे देंगे भाई फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेंटोइक कैविटी, हाँ भाई, PGF2 अल्फा का यूज करें इसमें, अब दोनों में। हाँ, मम्मीफिकेशन मैसीरेशन में PGF2 अल्फा क्यों देते हैं, क्योंकि बच्चा तो दोनों में मर गया, मम्मीफिकेशन में सूख के मर गया, मैसीरेशन में घुल गया, दोनों में मर गया। अब उसको बाहर निकालना है, लेकिन कार्पस लूटियम बनी हुई है, कार्पस लूटियम बनी हुई है तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। तो कार्पस लूटियम को तोड़ दें तो तुरंत क्या हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा, तुरंत बच्चे बाहर आ जाएंगे। तो कार्पस लूटियम को कौन तोड़ता है, PGF2 अल्फा हार्मोन। तो दोनों में PGF2 अल्फा दे देंगे, कार्पस लूटियम टूटेगी और बच्चा बाहर, ठीक है। तो PGF2 अल्फा दोनों का इलाज है, ठीक है भाई। एलेंटोइक कैविटी में तरल पदार्थ का ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना कहलाता है। बच्चों, दो कैविटियां होती हैं, एक ऐसी और एक छोटी सी इधर साइड में, इसको बोलते हैं एलेंटोइक कैविटी, क्या, एलेंटोइक कैविटी, और इसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। अब एलेंटोइक बच्चा किसमें होता है, तो याद रखना बच्चों, बच्चा किसमें होता है, बच्चा एमनियोटिक कैविटी में होता है। एमनियोटिक कैविटी में बच्चा होता है, एलेंटोइक कैविटी में बच्चा नहीं होता, ठीक है। एलेंटोइक कैविटी में तरल मात्रा में ज्यादा पदार्थ भर जाए तो बच्चे पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एमनियोटिक कैविटी में अगर ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ भर गया तो फर्क किस में पड़ेगा, एमनियोटिक कैविटी में। तो जब एलेंटोइक कैविटी में ज्यादा पानी भर जाता है तो क्या बोलते हैं, हाइड्रो एलेंटोइस बोलते हैं, और जब एमनियोटिक कैविटी में भर जाता है तो हाइड्रो एमनियोस बोलते हैं। ज्यादातर केसेस में क्या देखने को मिलता है, हाइड्रो एलेंटोइस ही देखने को मिलता है। तो एलेंटिक कैविटी में ज्यादा पानी भर जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो एलेंटोइक बोलते हैं। मम्मीफिकेशन का इलाज क्या है, मम्मीफिकेशन का क्या इलाज है भाई, फटाफट बताएंगे भाई। मम्मीफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले बच्चों बात करें मम्मीफिकेशन क्या है, तो अभी हमने पढ़ा कि मम्मीफिकेशन और मैसीरेशन दोनों के अंदर बच्चा मर जाता है, एक में सूखकर और एक में घोलकर, और दोनों में कार्पस लूटियम मेंटेन है, तो क्या नहीं होगा, गर्भपात नहीं होगा। तो कार्पस लूटियम को तोड़ दें तो दोनों का इलाज हो जाएगा। और ल्यूटियोलाइटिक हार्मोन कौन सा है, PGF2 अल्फा, क्या PGF2 अल्फा कैसा है, लूटियोलाइटिक हार्मोन है, कैसा, लूटियोलाइटिक हार्मोन है। ल्यूटियोलाइटिक का मतलब क्या है, कार्पस लूटियम को तोड़ देता है, कार्पस लूटियम को तोड़ देगा, तो कार्पस लूटियम को तोड़ देगा तो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी मेंटेन करने वाला हार्मोन ही सिक्रीट नहीं होगा, तो गर्भाशय से क्या हो जाएगा,
PgF2 अल्फा, और क्या करेगा, इस Cl को तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा और गर्भाशय में संकुचन कर देगा, तो गर्भाशय उस बच्चे को बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो PgF2 अल्फा इलाज है किसका, मम्मीफिकेशन और मैसीरेशन। ठीक है, PgF2 अल्फा, PgF3 कर दिया। ठीक है, हमारे भाई साहब जो टाइप स्टेमिनोलॉजी उन्होंने सोचा कि PgF2 का क्या पता नई जनरेशन आ गई हो, PgF3। ठीक है, तो 2 की जगह 3 कर दिया। हाँ भाई, तो PgF2 अल्फा क्या है, इलाज है इसका। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में मवाद बनना कहलाता है। गर्भाशय में अगर पस बन जाए, ठीक है, कहां पर पस बन रही है, गर्भाशय में मवाद, मवाद का मतलब होता है पस बनना, क्या कहलाएगा, पायोयूरिया, मेट्राइटिस, पायोमेट्रा या रिंग बॉम्ब। रिंग बॉम्ब तो क्या होता है बच्चों, सर्विक्स का मुंह नहीं खुलता, सर्विक्स का मुंह ना खुलना, कुछ कब, प्रसव के दौरान, प्रसव के दौरान जब बच्चा बाहर निकल रहा है, प्रसव होने वाला है, तब सर्विक्स का मुंह नहीं खुल रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, रिंग बॉम्ब बोलते हैं। ये किसमें देखने को मिलती है, बीमारी भेड़ में देखने को मिलती है, और इसमें क्या लगाते हैं, एपिडोसिन या वेलेथेमाइड ब्रोमाइड इसका इलाज है। पायोमेट्रा, पायोमेट्रा का मतलब क्या है, गर्भाशय में पस बनना, तो गर्भाशय में मवाद बनना क्या कहलाएगा, पायोमेट्रा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, पायोमेट्रा कहलाएगा। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, याद रखना, काफी बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पायोमेट्रा कहलाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, गर्भाशय की सूजन कहलाती है। ठीक है, गर्भाशय में सूजन क्या कहलाती है, ठीक है, तो मेस्टाइटिस, क्या, मेस्टाइटिस, मेट्राइटिस, सर्विसाइटिस, वेजाइनाइटिस। तो वेजाइनाइटिस तो क्या है, योनि की सूजन है बच्चों, किसकी, योनि की सूजन या वेजाइना की सूजन क्या कहलाएगी, वेजाइनाइटिस। सर्विसाइटिस, सर्विक्स की सूजन है, किसकी, सर्विक्स की सूजन है बच्चों, है। मेट्राइटिस, क्या, मेट्राइटिस, मेट्राइटिस क्या है बच्चों, इसका आंसर है गर्भाशय की सूजन क्या कहलाएगी, मेट्राइटिस। और ये है मेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस थनों की सूजन, क्या, थनों की सूजन मेस्टाइटिस कहलाती है। ठीक है, तो मेस्टाइटिस थनों की सूजन, मेट्राइटिस गर्भाशय की सूजन, सर्विसाइटिस सर्विक्स की सूजन, और वेजाइनाइटिस किसकी, योनि की सूजन। बच्चों याद रखना, अंडवाहिनी की सूजन क्या कहलाती है, क्या, अंडवाहिनी की सूजन क्या कहलाती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ ओविडक्ट या इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्या कहलाती है, क्लियर कट याद रखना बच्चों, क्या कहलाती है, सेल्फिंजाइटिस कहलाती है। क्या, सेल्फिंजाइटिस। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा तो ये जरूर पूछ सकता है। ठीक है, अंडवाहिनी की सूजन क्या कहलाती है, गर्भाशय की सूजन तो पूछता है, ये नया क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, अंडवाहिनी की सूजन या इन्फ्लामेशन ऑफ ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब क्या कहलाती है, तो सेल्फिंजाइटिस कहलाती है। क्या बच्चों, सेल्फिंजाइटिस कहलाती है, बिल्कुल सही जवाब दे रहा है बच्चा, सेल्फिंजाइटिस कहलाती है। नेक्स्ट, ग्रेफियन पुटिका में सिस्ट बनना क्या कहलाता है, फटाफट आंसर बताएं भाई। क्या बच्चों, देखेंगे ग्रेफियन पुटिका में सिस्ट बनना कहलाता है। सिस्ट क्या होती है बच्चों, दो प्रकार की सिस्ट मतलब गांठ का बनना। ठीक है, सिस्ट मतलब कोई ठोस संरचना, ठीक है, जो बॉडी कैविटी में बनती है। और ये जो सिस्ट है वो कौन सी सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट मतलब अंडाशय में सिस्ट है, कहां पर, अंडाशय में सिस्ट। अंडाशय में बच्चों दो प्रकार की सिस्ट बनती हैं, दो प्रकार की गांठें बनती हैं अंडाशय में। एक सिस्ट होती है बच्चों कौन सी, लूटियल सिस्ट, कौन सी, लूटियल सिस्ट। और दूसरी सिस्ट होती है बच्चों कौन सी, फॉलिक्यूलर सिस्ट, कौन सी, फॉलिक्यूलर सिस्ट। क्लियर याद रखना बच्चों, ल्यूटियल सिस्ट कार्पस लूटियम में बनेगी, याद करने की जरूरत नहीं है, नाम में आ रहा है लूटियल सिस्ट। लूटियल सिस्ट मतलब कार्पस लूटियम में सिस्ट बन जाए तो कार्पस लूटियम जो है वो कभी टूटेगा ही नहीं, हमेशा कार्पस लूटियम बना रहेगा और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता रहेगा, तो इसको बोलेंगे लूटियल सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट मतलब ग्रेफियन फॉलिकल में है, किसमें, ग्रेफियन फॉलिकल में सिस्ट बन जाए
और ग्रेफियन फॉलिकल में सिस्ट बन गई तो कभी क्या नहीं होगा, अंडोत्सर्ग नहीं होगा, ग्रेफियन फॉलिकल बना रहेगा। ग्रेफियन फॉलिकल फटेगा तो अंडा बाहर निकलेगा, लेकिन इसमें तो सिस्ट बन गई है और ग्रेफियन फॉलिकल बना रहेगा और लगातार ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता रहेगा। तो ग्रेफियन पुटिका में सिस्ट बन जाए तो क्या बोलेंगे, फॉलिक्यूलर सिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉलिक्यूलर सिस्ट बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, फॉलिक्यूलर सिस्ट। सिस्टिक ओवेरियन डिजनरेशन बीमारी को बोलते हैं। ग्रेफियन पुटिका में सिस्ट बनना कहलाता है निम्फोमेनिक काव, बुलर काव किसे कहते हैं, ऐसी गाय जो हमेशा दूध देती हो। क्वेश्चन क्या है बच्चों, निम्फोमेनिक काव या बुलर काव किसे कहते हैं, ऐसी गाय जो हमेशा दूध देती हो, ऐसी गाय जिसका पूंछ का भाग ऊपर उठा हुआ हो, ऐसी गाय जो हमेशा हीट में रहती हो, या ये एक ल्यूटियल सिस्ट का उदाहरण है, निम्फोमेनिक काव। फटाफट आंसर बताएंगे भाई जल्दी से। हाँ भाई, तो सुनो क्या क्वेश्चन क्या है बच्चों, निम्फोमेनिक काव है, निम्फोमेनिक काव की बात कर रहे हैं अपन। जब फॉलिकुलर सिस्ट बनती है गाय के अंदर, कौन सी सिस्ट, फॉलिकल में, ग्रेफियन पुटिका में सिस्ट बनती है, तो ग्रेफियन पुटिका बनी रहती है और ग्रेफियन पुटिका से अंडोत्सर्ग नहीं होता। तो याद ध्यान देना बच्चों, ग्रेफियन पुटिका बनी रहती है और ग्रेफियन पुटिका बनी रहेगी तो क्या होगा, तो ग्रेफियन पुटिका से ईस्ट्रोजन हार्मोन लगातार स्रावित होगा और ग्रेफियन पुटिका बनी रहेगी, ईस्ट्रोजन स्रावित रहेगा, तो गाय हमेशा हीट में रहेगी। किसमें, गाय हमेशा हीट में रहेगी और इसी ऐसी गाय को क्या बोलेंगे, निम्फोमेनिक काव या बुलर काव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निम्फोमेनिक काव या बुलर काव बोलेंगे। ठीक है, हाँ, तो ऐसी गाय जो हमेशा हीट में रहती है उसको निम्फोमेनिक गाय बोलते हैं। और ये किस बीमारी का लक्षण है, तो बच्चे याद रखना, ये फॉलिकुलर सिस्ट का लक्षण है। किसका, कौन सी सिस्ट का, फॉलिकुलर सिस्ट का लक्षण है, क्योंकि ग्रेफियन पुटिका में सिस्ट बन गई है और वो सिस्ट टूट नहीं रही है, ना ओवुलेशन हो रहा है ना अंडोत्सर्ग हो रहा है, लगातार ईस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित हो रहा है बच्चों। कौन सा, ईस्ट्रोजन हार्मोन, तो गाय हमेशा हीट में रहेगी। ठीक है, गर्भाशय का अपने लंबे अक्ष पर घूम जाना कहलाता है। बताएंगे भाई फटाफट, आंसर बताएंगे। हाँ भाई, हमेशा हीट में रहना, बिल्कुल भाई, हमेशा हीट में रहे और दूसरों एनिमल को परेशान करे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फॉलिकुलर सिस्ट का उदाहरण है जय सिंह, बिल्कुल। कृष्ण बेनीवाल, माई ऑफिशियल फॉलिकुलर सिस्ट, बिल्कुल भाई। सुरेंद्र गुज्जर डी, मोनू नागर, दीपिका चौधरी, खुशीराम राम अवतार, तारा यादव, ध्यानचंद, सुरेंद्र गौतम जी मिश्रा, राम पूजा, राजेंद्र चौधरी, राम खिलाड़ी, सुरेंद्र नरगिस, पीडी, सुरेंद्र गुज्जर, प्रिंस, ऑनलाइन क्लासेस, काफ़ी बच्चे नए हैं, पुराने। दिव्या शर्मा, सर आप मेडिसिन की क्लास कब लोगे, मेडिसिन की क्लास ही, खूब सारी मेडिसिन की क्लास ले रखी है, पहले थ्योरी भी पढ़ा रखी है मेडिसिन में, तो बेटा पुरानी वीडियो में जाके देखो, प्ले लिस्ट में है ना। हाँ बता दिया ना बेटा। अनिल कुमार धौलपुर डी, चलो भाई, शायद इसका आंसर सभी को पता है। ठीक है, गर्भाशय का अपने लंबे अक्ष पर घूम जाना क्या कहलाता है, तो गर्भाशय का अपने लंबे अक्ष पर, गर्भाशय जो है वो अपने लंबे अक्ष पर घूम जाना क्या कहलाएगा, यूटेराइन टॉर्सन कहलाता है। क्या, यूटेराइन टॉर्सन सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलता है, तो याद रखना बच्चों, भैंस के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है यूटेराइन टॉर्सन, और सबसे ज्यादा जब देखने को मिलता है जब भैंस जो है वो प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, तो प्रेग्नेंट एनिमल में गर्भाशय जल्दी ज्यादा घूमता है, तो यूटेराइन टॉर्सन गर्भ प्रेग्नेंट एनिमल में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और प्रेग्नेंट एनिमल में भी किस में देखने को मिलता है, भैंस में। जब भैंस में तुम पीछे से हाथ डालोगे, ठीक है, कब, कहां से, पीछे से मतलब रेक्टम से नहीं, वेजाइना से हाथ डालोगे, ठीक है, बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, गाय फोर्स कर रही है, बच्चा बाहर नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है, भैंस है, टॉर्सन हो सकता है, हाथ डालोगे तो जैसे जैसे तुम हाथ डालोगे तुम्हारा हाथ भी यूं घूम जाएगा,
क्योंकि सीधा हाथ जाएगा नहीं, क्योंकि गर्भाशय घुमा हुआ है, तो जैसे हाथ डालोगे तुम्हारा हाथ भी घूम जाएगा। तो दो प्रकार से घूमेगा, या तो हाथ यूं घूमेगा तो राइट साइड टॉर्सन है, और हाथ अगर यूं घूमेगा तो लेफ्ट साइड टॉर्सन है। ठीक है, तो गर्भाशय का अपनी लंबी अक्ष पर घूम जाना क्या कहलाता है? यूटेराइन टॉर्सन कहलाता है। सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलेगा? भैंस में देखने को मिलता है। ठीक है भाई, दो प्रकार का होता है, राइट साइड में घूम जाए, गर्भाशय दाईं साइड में घूम जाए तो राइट साइड यूटेराइन टॉर्सन, और गर्भाशय जो है बाईं साइड में घूम जाए तो लेफ्ट साइड यूटेराइन टॉर्सन कहेंगे इसको। ठीक है, राइट साइड टॉर्सन में पशु को घुमाते हैं। अब बच्चों इसका इलाज क्या है वो देखेंगे कि जब भी यूटेराइन टॉर्सन का केस है तो यूटेराइन टॉर्सन राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने बोला जैसे ही हाथ जो है पर वेजाइनल हम क्या करेंगे, पाल्पेशन करेंगे तो राइट साइड में घूमा तो हाथ राइट साइड टॉर्सन है। अब इसका मजेदार इलाज क्या है? पशु को लिटा लेंगे भाई, है ना, और लिटा के चारों पैरों को बांध के उस पर एक पट्टा डाल देंगे, और एक चिकना पट्टा डाल के उस पर एक आदमी खड़ा हो जाएगा। तो राइट साइड टॉर्सन है तो पशु को राइट साइड घुमाते हैं, याद रखना। अगर राइट साइड टॉर्सन है तो पशु को राइट साइड में घुमाते हैं, और लेफ्ट साइड टॉर्सन है तो पशु को लेफ्ट साइड में घुमाते हैं। ठीक है, राइट साइड टॉर्सन में राइट साइड और लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ही घुमाएंगे। ठीक है, अगर राइट साइड टॉर्सन है लेफ्ट साइड घुमा दिया तो एक गांठ और लग जाएगी। ठीक है, लेकिन फील्ड के प्रैक्टिशनर, हमारे पशुधन सहायक, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे हैं जो बिना डिग्री डिप्लोमा के हैं, वो दोनों साइड घुमा के देख लेते हैं। एक पलटी इधर दिला दी, नहीं ठीक हुआ तो एक दो इधर दिला लो, टेंशन ठीक हो जाएगा। घुमाना तो है ही, उनको पता है। ठीक है, तो वो चीजें मत करना भाई, तुम पता लगा सकते हो टॉर्सन किस साइड है। ठीक है, तो राइट साइड टॉर्सन में पशु को घुमाएंगे किस साइड? राइट साइड में ही घुमाएंगे, और लेफ्ट साइड टॉर्सन में लेफ्ट साइड में घुमाएंगे। सामान्य प्रसव के कितने घंटे बाद जेर गिर जाती है? जेर का मतलब क्या है बच्चों? प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा जो है प्रसव के बाद, प्लेसेंटा कौन सी अवस्था में आता है? तो प्रसव की तृतीय अवस्था में आता है, ये मैंने पढ़ा दिया है। प्रसव की 4 अवस्थाओं में से दूसरी अवस्था में बच्चे का जन्म होता है, और तीसरी अवस्था में क्या होता है? प्लेसेंटा गिर जाता है। तो कितनी देर बाद, बच्चे के पैदा होने के कितनी देर बाद प्लेसेंटा का आ जाना चाहिए? तो 6 से 12 घंटे के अंदर, क्या 6 से 12 घंटे के अंदर बच्चों क्या आ जाना चाहिए? जेर गिर जानी चाहिए। अगर 6 से 12 घंटे में जेर नहीं गिरी है तो बीमारी कहलाएगी कौन सी? आरओपी। क्या कहलाएगी? आरओपी। क्या बोलेंगे? रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। रिटेंशन मतलब अंदर रह गया है प्लेसेंटा। ठीक है, 6 से 12 घंटे के अंदर प्लेसेंटा आ गया तो नॉर्मल है, नहीं आया तो बीमारी को क्या बोलेंगे? रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा बोलेंगे। ठीक है भाई, तो आंसर हो जाएगा क्या? डी आंसर हो जाएगा इसका। गर्भाशय का योनि के साथ बाहर आ जाना कहलाता है। ठीक है, गर्भाशय जो है बच्चों वो पूरा जो है योनि के साथ क्या हो जाए? बाहर आ जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? तो सुनो भाई, गर्भाशय पूरा बाहर आ चुका है, ठीक है, और गर्भाशय बाहर आया है तो फाइनली सर्विक्स और योनि जो है वो तो बाहर आएंगी साथ में। ठीक है, तो इस कंडीशन को या इस बीमारी को क्या बोलते हैं? प्रोलैप्स ऑफ सर्विक्स। इसमें सिर्फ सर्विक्स बाहर आएगी। प्रोलैप्स मतलब बाहर आना सर्विक्स का, तो क्या कहलाएंगे? प्रोलैप्स ऑफ सर्विक्स। अगर गर्भाशय बाहर आ चुका है तो क्या बोलेंगे? प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। तुमने देखा होगा पूरा जो बच्चादानी है वो बाहर आ जाती है गाय की, और फिर लोग जो है फोर्स लगा के, दम लगा के, ठीक है, उसको अंदर डालते हैं। ठीक है, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। तो बच्चों एक चीज याद रखना, जब गर्भाशय बाहर आ जाए तो दम ज्यादा लगाने की बजाय चीनी का घोल, किसका? चीनी का घोल उस पर डाल देना, जिससे क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ठीक है, शुगर का इस सेल्स से कम होता है, जिससे गर्भाशय की जो कोशिकाएं वो थोड़ी सी पिचक जाएं, सिकुड़ जाएं, जिससे जो गर्भाशय जो बाहर आया ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, फिर तुम आसानी से धकेल सकते हो उसको। ठीक है, तो चीनी का घोल या गुड़ का घोल उस पर आराम से मालिश कर दें, जिससे गर्भाशय जो है वो थोड़ा सा शिथिल पड़ जाए, थोड़ा सा पिचक जाए। ठीक है, और फिर जितनी दम लगानी है फिर लगा लेना। ठीक है, तो ये किसका इलाज है? प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। ठीक है, मैनुअली इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी आंसर हो जाएगा। क्यूएल सूचर का उपयोग किया जाता है। क्यूएल सूचर किस में लगाते हैं? तो बच्चों याद रखना,
क्वेल सूचर, इनको बटन सूचर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बटन सूचर भी कहा जाता है। अब बटन सूचर या क्वेल सूचर, ये बच्चों क्या है? ये वेजाइना है या योनि, वेजाइना के ऊपर लगाए जाते हैं। कैसे लगाते हैं? यहां से सुई घुसाई, फिर यहां से सुई निकाली, फिर यहां से सुई घुसाई और फिर यहां से सुई निकाली, और यहां पर एक बटन फिट कर देंगे या कोई भी एक चीज ऐसी फिक्स कर देंगे जो प्रेशर झेल ले, या तो कोई छोटी लकड़ी की पिंच या कोई प्लास्टिक की एक इतनी बड़ी कोई राउंड स्ट्रक्चर या बटन, ठीक है। तो फिर ऐसे ही यहां से सुई घुसाएंगे, यहां से सुई निकालेंगे, फिर यहां से सुई घुसाएंगे अंदर से, फिर यहां से निकालेंगे, ठीक है, और यहां पे कुछ ऐसे फिट कर देंगे। तो ये जो है फाइनली वो चिपक के बंद हो जाएगी। क्या? ये योनि जो है बंद हो जाएगी। किस केस में लगाते हैं? तो प्रोलैप्स के केस में। किसमें? प्रोलैप्स के अंदर इस प्रकार के सूचर हम लगाते हैं, जिससे यूरिनेशन भी प्रॉपर होता रहे, गाय जो पेशाब कर रही है वो भी होता रहे और पलकों पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े। तो इस प्रकार के सूचर को क्या बोलते हैं? क्वेल सूचर या बटन सूचर कहते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट, कृत्रिम योनि का डेनिस मॉडल किसने दिया? ठीक है भाई। अब गाय के लिए कृत्रिम योनि, क्या बच्चों? कृत्रिम योनि, ठीक है। तो कृत्रिम योनि का एक तो कौन सा मॉडल है? डेनिस मॉडल जो हम पढ़ते हैं, डेनिस मॉडल। एक है मिसिसिपी मॉडल। कौन सा है? मिसिसिपी मॉडल। और एक है नॉर्वेजियन मॉडल। कौन सा? नॉर्वेजियन, नॉर्वेजियन मॉडल, ठीक है। तो डेनिस मॉडल किसके लिए है? तो याद रखना बच्चों, डेनिस मॉडल जो है वो गाय सांड के लिए है, ठीक है। किसके लिए? सांड के लिए, ठीक है। सांड के लिए कृत्रिम योनि का कौन सा मॉडल यूज करते हैं? डेनिस मॉडल यूज करते हैं। मिसिसिपी मॉडल घोड़े के लिए, किसके लिए? घोड़े के लिए कृत्रिम योनि का कौन सा मॉडल है? मिसिसिपी मॉडल, है ना। और नॉर्वेजियन मॉडल किसके लिए है? सुगर के लिए। किसके लिए है? सुगर के लिए जो मॉडल है वो कौन सा है? नॉर्वेजियन मॉडल है, ठीक है। तो डेनिस मॉडल सांड के लिए, मिसिसिपी मॉडल घोड़े के लिए और नॉर्वेजियन मॉडल किसके लिए? सुगर के लिए। क्लियर है भाई? तो ये कृत्रिम योनि के मॉडल हैं, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में इतनी। आज खत्म हुई एल्बेंडाजोल 11। और फिर से मैं बताना चाहता हूं बच्चों, पशुधन सहायक की विज्ञप्ति 4 से 5 दिन में या लास्ट खींच के 15 तारीख तक आ जाएगी बच्चों। टाइम बहुत कम है, 3 से 4 महीने। जहां पढ़ना है पढ़ो, ऑफलाइन बैचेस में। मैं ये नहीं कहूंगा हमारे पास आओ, पर हमारी क्लासें स्वामीनाथन एग्री इंस्टीट्यूट में गुजर की थड़ी स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारा एक बैच 1-2 दिन में बन के अभी डेमो क्लासेस चल रही हैं, तो डेमो लेने जरूर आएँ, एक बार पढ़ के देके अपने टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। तो ऑफलाइन बैचेस के लिए अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकता है भाई, 7727863321, ठीक है। ऑफलाइन बैचेस की रेगुलर क्लास चल रही है, जिसमें 2 वेटनरी की क्लास और 2 जीके की क्लासें हो रही हैं, जो आगे जाके 3 जीके की क्लास और 2 वेटनरी क्लासें होंगी। 4 महीने में हम आपका सिलेबस करा देंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा रजिस्टर से, ये गारंटी हमारी है, ठीक है। तो जो भी बच्चा ऑफलाइन बैच में पढ़ना चाहता है वो बिल्कुल जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करे, अपना टाइम वेस्ट ना करे कि विज्ञप्ति आने के बाद। अगर करनी है तो आज करो, नहीं करनी तो अपने घर पे ही पढ़ो, एक फाइनल मूड बना लो। ऐसा नहीं कि सर एंड टाइम पे ही आएंगे, फीस उतनी ही लगेगी बच्चों, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। आगे मिलेंगे एल्बेंडाजोल 12 के साथ। कल हम पढ़ाएंगे एंड्रोलॉजी, ठीक है।